बच्चों, पीछे हमने ध्वनि चैप्टर पढ़ा था। अब पाठ 2, लाख की चूड़ियां। आओ इसे पढ़ें। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये बदलू नाम है, गांव में जो रहता है, ये सबसे अच्छा लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियां बनाकर देता था। किस लिए वो बदलू अच्छा लगता था? क्योंकि वो सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव मतलब शौक, इच्छा। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। मेरे पास जब गांव से वापस आता था तो जब आता था वहां से तो लौटता था तो ढेर सारी गोलियां होती थी जो रंग बिरंगी होती थी और किसी भी बच्चे का मन वो मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसे एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिससे वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। उसने क्या वो देखता रहता कि लगभग वो रोज ही 4-6 जोड़े चूड़ियां बना लेता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। क्या करता था वो? जब वो जोड़ा बना लेता तो वो बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण उसे चुपचाप ही देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नव वधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा मतलब उसके पापा, उसके दादा, उसके परदादा, फिर उसके परदादा, उनका ये घर का यही पेशा था, सब यही बनाते थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब चूड़ियां बहुत लगती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। कभी भी वो चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का तरीका मतलब किसी से सब्जी ले लेनी, उसको चूड़ियां दे देनी, किसी से तेल ले लेना, उसको चूड़ियां दे देनी, ऐसे वस्तु विनिमय का मतलब ये है। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बल्लू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था तो उसने मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में किसी जोड़े का मूल्य
इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। जब विवाह के मौके पे वो चूड़ियां बेचता था तो उसके मूल्य इतना बढ़ जाता था, उसके सभी घर वालों के लिए वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, उसके लिए पगड़ी भी मिलती थी, यहाँ तक कि रुपए भी मिलते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उड़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी घर के बारे में, और कभी योग ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहनने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जो बदलू था उसकी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आया था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, ट्रांसफर हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया, कितने 8-10 वर्षों के बाद, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्री कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैं लाख की चूड़ियां देखी, मतलब बिरले ही किसी के हाथ में। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल ही आऊं। तभी अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछिया की ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होते हैं, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियां कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा।
मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसे मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, पसली खांसी है, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तो मैं आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह लो, बहुत है काका, इतना कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, वाह वाह। वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आम लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजूरी में लेकर अपनी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने मुझे पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। अभी हमने पाठ लाख की चूड़ियां पढ़ा, उसका सार पाठ का बताते हैं। उसे लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देखकर बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस नाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी है। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमजोर नहीं है, वह आसानी से टूटने वाला नहीं है। आओ प्रश्न उत्तर की तरफ चले। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इसका उत्तर देते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख के ढेर सारी रंग बिरंगिया गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे। दूसरा प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर देंगे,
वस्तु विनिमय यह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय का प्रचलित पद्धति पैसा है। प्रश्न तीसरा, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर देंगे, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है। जब मशीनें आ गई हैं तो काम धंधा क्या हुआ? लोगों से छिन गया, क्योंकि उन्होंने हाथ से जो काम होते थे अब मशीनों से होने लगे। मानो उसके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से भी चलता था। उस पैतृक मतलब जो उनके पापा करते, उनके दादा परदादा फिर परदादा करते थे, पैतृक काम वो होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखों मरने की कगार में आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। वे या तो बेरोजगार हो गए या फिर अन्य को व्यवसाय अपनाने में विवश हो गए। अब मशीनी युग से क्या हुआ? या तो वो बेरोजगार हो गए, नहीं तो उनको अपना व्यवसाय ही बदलना पड़ा। आगे चलते प्रश्न 4। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? उत्तर, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी की और अपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। प्रश्न 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर देंगे, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। मशीनी युग से आने से क्या हुआ? जो बदलू का व्यवसाय था वो बंद ही हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया और हाथों माथे पर नसें भी उभर आई। अब वह बीमार रहने लगा और चिंतित भी रहने लगा। प्रश्न 6, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं? ज्ञात कीजिए। उत्तर देंगे, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां और सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।